हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैश कोर्स के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम आज बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव तंत्र, या इसे आप कह सकते हैं ह्यूमन सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसमें हम क्या बात करेंगे? मानव तंत्र के बारे में, और मानव तंत्र से संबंधित प्रश्नों का आज हम यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम देख रहे हैं मानव तंत्र क्विज पार्ट 1। ठीक है, चलो यहां पे देखो, यहां पे क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह अंग जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है, वह अंग जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है। अब इसमें आप कैसे देखेंगे कि प्रोटीन का पाचन? सबसे पहले हमको यह जानना है कि प्रोटीन का पाचन होता कहां है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहां होता है? आपके आमाशय में होता है। कहां होता है? आमाशय में होता है। किसके द्वारा होता है? पेप्सिन और रेनिन। रेनिन तो सिर्फ बच्चों में होता है। खैर, रेनिन किसमें होता है? बच्चों में होता है। क्या करता है ये आपके दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। अब दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो आपकी कैसीन होती है। कौन सी होती है? कैसीन होती है। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है कि आमाशय में पाचन तो होता है लेकिन आंशिक पाचन होता है। पूछ रहा है पूरा पाचन होता है। तो पूरा देखिए, मुख गुहा में तो होगा नहीं, मलाशय में तो बिल्कुल नहीं होगा। आमाशय में पाचन होता है लेकिन पूरी तरह से पाचन कहां पे होगा आपका? तो आपका आंत में हो। कहां पे होगा? इंटेस्टाइन में। और आंत में कहां पे? छोटी आंत में। कहां पे होगा? छोटी आंत में। अब अगर ये पूछे छोटी आंत के किस भाग में, तो छोटी आंत का जो पहला पार्ट होता है उसे कहते हैं ग्रहणी, या इसी को हम कहते हैं ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन पूरा कहां होता है? ग्रहणी में होता है। और प्रोटीन हमारे शरीर में किस रूप में रहता है? तो वह रहता है अमीनो अम्ल के रूप में। किसके रूप में? अमीनो अम्ल के रूप में। ठीक है, अमीनो अम्ल के रूप में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे कह रहा है आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है। देखिए, आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो ये हमारी मुख गुहा है, यहां से भोजन आगे बढ़ा। ठीक है, तो मुख गुहा में क्या होता है? मुख गुहा में लार होती है। लार कहां से निकलती है? लार ग्रंथियों से निकलती है। ठीक है, तो यहां पे जब भोजन आगे बढ़ता है तो यहां पे क्या होगा? आपका आमाशय आएगा। ठीक है, तो आमाशय में जो होता है, आमाशय की भीतरी दीवारों में क्या होती हैं? आमाशय की भीतरी दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं। और इन जठर ग्रंथियों में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और यही क्या करता है? आपके भोजन को सड़ने से बचाता है। आमाशय में भाई क्या होगा? आमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है, उसमें आए हानिकारक जीवाणुओं कीटाणुओं को नष्ट करता है, और उस भोजन को क्या करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। कैसा करता है? अम्लीय माध्यम। क्यों? क्योंकि जो HCl है क्या है? उसका पीएच मान कितना होता है? 1 से 1.5 होता है। कितना होता है? 1 से 1.5। तो यहां पे क्या जाएगा आपका ऑप्शन? आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? नमक का तेजाब कहते हैं। नमक का तेजाब कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है? आंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है? अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका आमाशय है। आमाशय से यहां पे क्या है? छोटी आंत ऐसे जाती है ऐसे। ठीक, अब यहीं पे क्या होता है आपका? यहीं पे आपका अग्नाशय होता है। ठीक है, और यहां पे क्या आपका है? लीवर होता है। तो देखिए, जैसे ही फूड आपका आंत यानी ग्रहणी में पहुंचता है तो क्या है? अग्नाशय से तुरंत जो है क्या करता है? अग्नाशय से एक रस निकलता है जिसे हम कहते हैं अग्न्याशयी रस कहते हैं उसे।
जिसे हम अग्न्याशयी रस कहते हैं, और ICU क्या बोलते हैं हम लोग, पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, पेनक्रियाटिक जूस कहेंगे। और यह जूस जो होता है क्या होता है, संपूर्ण पाचक रस कहते हैं इसे। क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण पाचक रस कहा जाता है तो किसे कहते हैं, अग्न्याशय रस को। तो आमाशय में भोजन, जैसे ही आमाशय से भोजन आंत में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, अग्न्याशयी रस उसमें आके मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, अग्न्याशयी रस। अब अग्न्याशयी रस को निकलने के लिए कौन प्रेरित करेगा, तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, सिक्रीटीन। क्या नाम है उसका, सिक्रीटीन। ठीक है, तो यहां पर आपका भोजन का मिश्रण सबसे पहले कहां पहुंचेगा, किसमें मिलेगा, तो अग्न्याशयी रस में मिलेगा। ठीक है, चलो फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं है। इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं है। देखो यहां पे एक ट्रिक जान लो आप लोग कि जिस पदार्थ के अंत में ओज आएगा, ओज, तो वो सभी क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे। क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा होंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, शर्करा या शुगर कहते हैं। अब क्यों शर्करा बोलते हैं, क्योंकि ये स्वाद में मीठी होती हैं। लेकिन जिस शब्द के अंत में एज आएगा, एज, उसे हम क्या बोलेंगे, एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, एंजाइम कहेंगे। ठीक है, एंजाइम कहेंगे। तो आप यहां पे देखिए, यहां पे एमाइलेज है, एमाइलेज, लेज में एज है, सुक्रेज है, सुक्रेज में एज है, यूरिएज में एज है, लेकिन माल्टोज में क्या है, टोज, टोज, ओज है ना। तो यहां पे ध्यान, ये ट्रिक है बच्चों कि जिस शब्द के अंत में ओज रहेगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, और जिसमें एज रहेगा वो क्या होगा, उस कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला वो एंजाइम होगा। इसको याद रखिएगा, अगर शब्द के अंत में एज आ रहा है तो जान लीजिए क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। तो यहां पे क्या है आपका, माल्टोज इज द राइट आंसर। ओके, चलो इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। प्लाज्मा प्रोटीन पूछ रहा है। प्लाज्मा क्या है, रुधिर का एक भाग है। रुधिर का कितना, 55 से 60% हिस्सा कौन होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या है, रुधिर का तरल भाग है। क्या भाग है, तरल भाग है। और रुधिर को प्लाज्मा के रूप में ही ब्लड बैंक में रखा जाता है। ठीक, रुधिर को प्लाज्मा के रूप में ही रिजर्व किया जाता है। और उस प्लाज्मा में ढेर सारी प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन भी होती है, प्रोथाम्बिन भी होती है, हिपेरिन भी होती है, फाइब्रिनोजन भी होती है। लेकिन यहां पे ध्यान क्या पूछ रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। ये सब क्या होती है, ये सब प्लाज्मा में ही रहती हैं। लेकिन जो आपकी हिपेरिन है, हिपेरिन क्या होती है, हिपेरिन का निर्माण कौन करेगा, लीवर करता है। कौन करेगा, लीवर करता है। और निर्माण करने के बाद इसे तब वो प्लाज्मा में भेज देता है। ध्यान रखिएगा, हिपेरिन का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। लीवर हिपेरिन को बनाने के बाद कहां भेजेगा, प्लाज्मा में। इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, हिपेरिन नहीं है। और हिपेरिन क्या करती है, हिपेरिन का मेन काम क्या है, आपकी जो रुधिर नलिकाएं होती हैं, आपकी जो रुधिर नलिकाएं हैं जिसमें रुधिर बह रहा है, ये उसमें क्या करती है, रुधिर को जमने से रोकती हैं। यानी रुधिर का थक्का बनने से ये रोकती हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्या है, हिपेरिन क्या है, यह आपकी रुधिर नलिकाओं में यानी धमनी और शिरा में रुधिर को थक्का बनने से रोकती है। ठीक है, शक्कर यानी शर्करा। ठीक है, शक्कर यानी शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वक यानी एंजाइम का नाम है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाली एंजाइम का नाम है। बताइएगा फटाफट। चलिए इसको देखते हैं फटाफट आंसर हम लोग। देखिए लाइपेज, लाइपेज एंजाइम है, तो ये क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है। क्या करता है, वसा का पाचन करता है। जाइमेज, ये भी एंजाइम है, ये भी अनाज की प्रोटीन का पाचन करता है। डायस्टेज, ये यहां पे काम नहीं करता, तो इसमें क्या है, इन्वर्टेज है। इसका नाम क्या है, इन्वर्टेज एंजाइम।
इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है। क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है। कौन, इन्वर्टेज। ठीक है, चलो अब आपसे कह रहा है वो कि जिस बीमारी में रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी क्या होगा, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। क्या होगा, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। उसको क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इन्फर्टिक्स, डायबिटीज सुगरेंसिस। रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। क्या होगा, रुधिर में शर्करा का लेवल बढ़ जाएगा। अब देखो, जो डायबिटीज सुगरेंसिस है ये नहीं होगा, इन्फर्टिक्स नहीं होगा, डायबिटीज इंसिपिडस एक होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं मूत्रलता बोलते हैं। मतलब रोगी को बार बार पेशाब करने की फीलिंग आएगी, पेशाब करने की उसको लत आएगी, इसे क्या बोलते हैं, मूत्र लता कहते हैं। लेकिन आपका जो डायबिटीज मेलिटस है इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, यानी रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना ये क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है। क्या कहलाता है, मधुमेह यानी डायबिटीज। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस एक हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी श्रावण होता है। मतलब पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है मानव शरीर में जो एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है। कह रहा है हार्मोन तो निकलता है, एंजाइम भी निकालती है। कौन सी ऐसी ग्रंथि है, ग्रास नली, ये तो कुछ नहीं निकालती, अग्नाशय, प्लीहा या बृहदांत। यहां पे देखो, बृहदांत क्या है आपका, बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। प्लीहा क्या है, स्प्लीन है। अग्नाशय क्या है आपका, पेनक्रियाज है। अग्नाशय क्या है, पेनक्रियाज है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, ग्रास नली नहीं होगा, प्लीहा नहीं होगा, बृहदांत नहीं होगा, क्या होगा, अग्नाशय होगा। क्यों, अग्नाशय क्या है, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहली कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर, लीवर यानी यकृत। और दूसरी कौन सी है, अग्नाशय। तो अग्नाशय देखा जाए तो अग्नाशय क्या है, अग्नाशय का एक भाग एंजाइम निकालता है और एक भाग क्या निकालता है, हार्मोन निकालता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, देखिए इसका जो बड़ा वाला भाग है ये कैसा होता है, ये बहिस्रावी होता है। बहिस्रावी क्या है, बहिस्रावी भाग वह भाग होता है जो एंजाइम का श्रवण करता है। और जो भीतरी भाग है छोटा वाला, ये क्या है आपका, अंतःस्रावी है, मतलब ये हार्मोन्स का श्रवण करता है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। यह मिश्रित है, क्यों, क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण करती है। यहां पे क्या आपका आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। अब कौन से हार्मोन से निकलेंगे, तो एक निकलेगा आपका इंसुलिन और दूसरा क्या निकलेगा, ग्लूकेगॉन। क्या निकलेगा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन निकलेगा। अब पूछ रहा है बड़ी आंत, तो बड़ी आंत से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता। बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का वो होता है, क्या, भोजन मल में परिवर्तित होता है, मल में यानी स्टूल में। ठीक है, भोजन मल में परिवर्तित होता है। प्लीहा क्या है, प्लीहा भी मानव शरीर की ग्रंथि है जो छोटे से आकार में होती है। और क्या है यह आरबीसी को नष्ट करती है, यानी यह आरबीसी का कब्रिस्तान है। ग्रास नली क्या है, मुख गुहा के बाद वाला भाग है, लगभग 25 सेमी लंबी एक नलिका है जो भोजन को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, कभी कभी ग्रास नली में भोजन के फंस जाने से ही या सूख जाने से ग्रास नली हमें हिचकी उचकी आती है। क्लियर, तो यहां पे क्या होगा आपका, अग्नाशय आंसर हो जाएगा। चलो, कह रहा है कि अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित से कौन जिम्मेदार है। मतलब अल्कोहल का प्रभाव कम कौन करता है, क्या पूछ रहा है इसमें, अल्कोहल के प्रभाव को कम कौन करता है, लीवर करता है, फेफड़ा करता है, हृदय करता है या किडनी करती है।
तो जानते हैं यहां पे मानव शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं, जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट हैं, उन सभी को जो उनका टॉक्सिक पदार्थ है उसको कौन बदलेगा? लीवर। यानी क्या करता है? ये सभी विषैले पदार्थों को क्या करता है? लीवर क्या करता है? सभी विषैले पदार्थों को कम विषैले पदार्थों में कन्वर्ट करता है। यानी जो एल्कोहल का जो आपका एक एंटी पॉइजनस जो बनाना है, इसको क्या, ये जो टॉक्सिक उसको दूर करना है, तो कौन करेगा? लीवर करेगा। क्यों? क्योंकि लीवर में आपकी फैगोसाइड कोशिकाएं होती हैं। क्या करती हैं? फैगोसाइट कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम कूफर कोशिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कूफर कोशिका। ठीक है। तो लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? एल्कोहल के दुष्प्रभाव को, यानी जो आपका बैड इफेक्ट है, उसको कम करती हैं। ठीक है, क्लियर। और लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो आपका डायाफ्राम यहाँ पे है फेफड़े के नीचे, डायाफ्राम के ठीक नीचे आपके उदर गुहा में दाहिने तरफ ये ग्रंथि होती है। और ये बनी किसकी होती है? तो ये बनी होती है हिपैटिक कोशिकाओं की। किसकी बनी होती है? हिपैटिक कोशिकाओं की। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? तो ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें रिपेयरिंग की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, जिनमें रिपेयरिंग की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलो अब यहां पूछ रहा है आनन कंकाल फेसियल। यहां पे क्या है? चेहरे की बात कर रहा है। ठीक है, क्या बात कर रहा है? चेहरे की। चेहरे के कंकाल यानी फेसियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? अब देखो चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो चेहरे में देखिए 14 हड्डियां होती हैं। कौन सी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां। कैसे? देखिए हमारी जो खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी यहां से लेकर के यहां तक जो आपकी ये हड्डी है ना, जिसे हम हाइड बोलते हैं, जिसे हम कंठिका कहते हैं, तो पूरी खोपड़ी में टोटल 28 प्लस 1 वाली कौन सी? ये वाली। पूरी खोपड़ी में 28 प्लस 1 हड्डियां होती हैं। अब खोपड़ी में देखा जाए तो जो कपाल आपका है, कपाल मतलब क्या होता है? आप जो जिसमें आपका मस्तिष्क बंद है पूरा, इसमें 8 हड्डियां होती हैं। इधर कान की हड्डियां हैं, 3 इसमें 3 इसमें। ठीक है, जो कान की हड्डियां हैं, कान की हड्डियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कैसे? 3 एक साइड में और 3 एक साइड में। ठीक है, इसके बाद जो चेहरा होता है, चेहरे में कितने होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। चेहरे में कितनी होती हैं? 14 हड्डियां। ठीक है, तो 14, 26 और 8, 28 हड्डियां ये हो गई। और आपका एक क्या है? ये वाली हड्डी। ठीक है, चलिए कह रहा है फीबुला हड्डी कहां होती है? फीबुला हड्डी कहां होती है? देखिए ये आपका कंकाल तंत्र क्वेश्चन है, तो कह रहा है फीबुला हड्डी कहां होती है? तो जो फीबुला हड्डी होती है वो कहां होती है? आपके टांगों में होती है। कहां होती है? टांगों में होती है। तो टांग में यानी पैर में सबसे जो ऊपरी हड्डी से क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। यानी जांग में, आपके जांग में फीमर हड्डी होती है। ठीक है, जांग में फीमर हड्डी होती है। जांग के नीचे घुटना है, घुटने को पैटेला कहते हैं, पैटेला। और पैटेला के नीचे जो हड्डी होती है तो वो टीबियो और फीबुला होती है। क्या होती है? टीबियो और फीबुला। तो टांग में फीबुला होती है और एक और हड्डी कौन सी है? टीबिया। कौन सी है? टीबिया। ठीक है, तो टीबिया हड्डी कहां होती है? टांग में होती है। ठीक है, चलो चलो अब यहां पे क्या कर रहा है आपसे कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में तो अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, कितनी होती हैं? 29 होती हैं। कितनी होती हैं? 29। कैसे? 28 हड्डी आपकी टोटल और प्लस एक वाली आपकी ये कौन सी? कंठिका वाली। तो 28 कैसे? 8, 6 और 14। 8, 6, 14। ठीक है, तो कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, लीगामेंट। देखिए जिस दिन हम लोग टेट वाला वो करा रहे थे, आंसर की करा रहे थे, तो उस दिन ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता, कुछ दूसरा कुछ ही बोल देता है वो। तो लीगामेंट वहां पे आंसर दिया था, लेकिन मैंने वहां पे उपास्थि बोल दिया। उपास्थि नहीं आंसर होता है, लीगामेंट होता है। मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया था। तो जो लीगामेंट होता है ये क्या करता है, ये हड्डी को, ये अस्थि, यहां पे अस्थि कहेंगे, हड्डी नहीं कहते, हड्डियां तो हम तोड़ते हैं ना। ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी बोन टू बोन। क्या, बोन टू बोन, ठीक है। ठीक, लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। पेशी को पेशिस कौन जोड़ेगा, पैकिंग तक जोड़ेगा। हड्डी को पेशिस कौन जोड़ेगा, आपका टेंडन जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा, टेंडन, ठीक है, ओके। और पेशी को उपास से क्या करेगा, ये तो आपका कार्टिलेज है ही, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका, हड्डी से हड्डी, ठीक है। तो आप यहां याद रखिएगा, टेंडन क्या है, बोन टू मसल, बोन टू एम, बी टू एम और ये बी टू बी, ठीक। तो लिगामेंट क्या करेगा आपका, हड्डियों को हड्डी से जोड़ेगा। चलो यहां थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आप देख लेते हैं आपका। चलिए अब यहां पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है हमको। क्या करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहां पे कह रहा है स्फिग्मोमैनोमीटर, यहां पे आर मिट गया, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है वो क्या करता है, वो आपके ब्लड प्रेशर को मापता है। किसको मापता है, ब्लड प्रेशर को मापता है, ठीक है। जो ईसीजी होता है, यानी ईसीजी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं उसे, लेकिन जब वो नापता है तो उसे ग्राफ ही कहते हैं। एक आपका क्या पेपर निकालता है ना, वो ग्राफ के रूप में निकालता है। कैसे निकालेगा, ऐसे देखिए, ये आपका ऐसे 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 निकल, ठीक है। जो हृदय गति होती है कैसी होती है, PQRS के सीक्वेंस में होती है ऐसे। तो जो क्या करता है, एक ग्राफ बनाएगा ना, तो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। और ये क्या नापेगा आपका, ये उसका नाम दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये आपके ऑक्सीजन से जुड़ेगा। और हृदय का पेसमेकर क्या करेगा, आपके सीरा और आलिंद की गांठ बनेगा। तो यहां पे क्या है आपका, अगर देखा जाए तो जो ए आंसर है, ए का थर्ड हो गया, बी का फोर्थ हो गया। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, किसी में नहीं है और में, तो यहां पे क्या जाएगा आंसर आपका, आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं हम लोग ना, ए का थर्ड हो जाएगा, ये सही है। बी का फोर्थ हो जाएगा, ये भी सही है। सी का 1 हो जाएगा, देखिए सी, अच्छा सॉरी, सी का 2 हो जाएगा, ये भी सही है 2। और डी का 1, तो क्या होगा आपका राइट आंसर, आपका ये होगा। क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से। चलिए रक्त में प्रोटीन की मात्रा पूछ रहा है वो, रक्त में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो रुधिर गाढ़ा होता है ना, रुधिर गाढ़ा क्यों होता है, रुधिर गाढ़ा उसमें उपस्थित प्रोटीन के कारण ही होता है। और रुधिर की जो प्रोटीन होती है वो लगभग कितनी होती है, लगभग 8% होती है। कितनी होती है, लगभग 8% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। रक्त में केवल एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, रक्त में लोहे के अलावा किसी अन्य के लवण नहीं पाए जाते। रक्त में मुख्यतः एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। रक्त में लगभग 11% लवण की मात्रा होती है। देखिए रुधिर में केवल एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, यह बिल्कुल गलत है। क्यों, रुधिर में ढेर सारी प्रोटीन है, एल्बुमिन है, प्रोथाम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, हिपैरिन है, ग्लोब्यूलिन है। तो पहला गलत हो गया। कह रहा है रुधिर में लोहे के अलावा किसी अन्य के लवण नहीं होते, ये भी गलत है। आपका सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, तमाम उसमें साल्ट है, ये भी गलत हो गया। कह रहा है फिर रुधिर में लगभग 11% लवण होते हैं, ये भी गलत है। क्यों, यहां पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा। कथन सत्य है ना, सत्य पूछ रहा है। तो एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, प्रोथाम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ये सब होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रुधिर में प्रोटीन कौन सी है, ढेर सारी होती है। चलो
फिर यहां पे आ गया सुमेलित कीजिए। क्या पूछ रहा है यहां पे? श्वेत कोशिकाएं यानी WBC। क्या पूछ रहा है? WBC। ठीक है। बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। लोहित कोशिका यानी RBC। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोलते हैं? श्वेत कोशिकाएं। तो श्वेत कोशिकाएं जो है आपकी ल्यूकोसाइट है। क्या बोलते हैं? WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं प्लेटलेट्स को? तो प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। RBC को क्या बोलते हैं? RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और प्रोटीन क्या है यहां पे? तो ग्लोबुलिन है। तो यहां फिर से हम देखेंगे A का थर्ड हो जाएगा। A का थर्ड यहां पे दिया है। ठीक है। B का क्या हो जाएगा? B का फोर्थ हो जाएगा। तो B का फोर्थ, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर आप दो पकड़ लेंगे तो आपका पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे? देखिए WBC ल्यूकोसाइट्स हैं तो A का थर्ड हो गया। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स हैं तो B का फोर्थ हो गया। अभी कहीं B का फोर्थ नहीं दिया है ना। ठीक। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आपका आंसर आपका B हो जाएगा। ठीक है। चलिए रुधिर कोशिकाओं का विघटन मुख्य शरीर के किन अंगों में होता है? क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है कि लाल रुधिर कोशिका यानी RBC। तो RBC जो है ये कहां बनती है? तो RBC बनती है अस्थि मज्जा में बनती है। कहां बनती है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनती है। तो क्या होगा? ठीक है, कहां बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। लेकिन इनका ये नष्ट कहां होती है? तो आप जानते हैं यकृत में और प्लीहा में। यानी इसको क्या बोलते हैं? इसको कहेंगे लीवर, इसको कहेंगे स्प्लीन। यानी लीवर और स्प्लीन में मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? मैक्रोफेज कोशिकाएं। ये मैक्रोफेज जो कोशिकाएं होती हैं क्या करती हैं? ये आपके शरीर के हानिकारक तत्वों को नष्ट करती हैं। कौन? मैक्रोफेज कोशिकाएं। तो यहां पे दिया है आपका यकृत और प्लीहा। कहां होती है? प्लीहा। ठीक है। ठीक। वैसे प्लीहा दिया है, प्लीहा भी यहां सही हो सकता है, लेकिन यकृत भी दिया है तो यकृत भी कुछ मात्रा में इनको नष्ट करता है। किसको? RBC को। ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन क्या है आपका? यकृत और प्लीहा। अगर आपका यकृत नहीं दिया रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका यकृत ऑप्शन में नहीं है तो चलिए रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा होती है? अब देखिए हीमोग्लोबिन पूछ रहा है। हीमोग्लोबिन जो होता है इसका क्या है? इसमें हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है आपका? आयरन है। और ग्लोबिन क्या है आपका? प्रोटीन है। ठीक। अब जो हीमोग्लोबिन है इसकी मात्रा जो होती है मानव रुधिर में क्या होती है? 13 से 15 ग्राम होती है। कितनी होती है? 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर। प्रति 100 ml मिलीमीटर। ओके। प्रति 100 ml रुधिर। ठीक है। तो रुधिर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। जीवन में मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है तथा इसका पीएच मान होता है। मानव रुधिर, तो जो रुधिर होता है कैसा होता है? स्वाद में क्षारीय होता है। कैसा होता है स्वाद में? रुधिर कैसा होता है? रुधिर क्षारीय होता है। ठीक है। और इसका पीएच मान, तो मानव जो रुधिर होता है वो स्वाद में क्षारीय होता है यानी एल्कालाई होता है। ठीक है। चिपचिपा होता है, अपारदर्शी होता है, मतलब इसमें से आप आर पार नहीं देख सकते। ठीक है। और क्या होता है? जल से गाढ़ा होता है। जल से गाढ़ा होता है। ठीक। तो यहां जिसका पीएच मान क्या होता है? क्षारीय होता है। तो आप जब सभी जानते हो आप लोग कि जब पीएच का मान 7 से ऊपर रहेगा, 7 से ऊपर रहेगा तो क्या होगा? जो आपका विलयन है क्षारीय होगा। तो यहां पे देखिए क्या है? 8 से 9 है, 7 से 5 है, ये है आपका 8 से, ये 10 से 12। तो यहां पे क्या जाएगा आपका 7.35 से 7.4। और जो एग्जाम में देता है वो क्या देता है? 7.4।
क्या रहता है 7.4। तो रुधिर का पीएच कितना होता है 7.4। ठीक। प्रोथाम्बिन का निर्माण कहां होता है और इसके निर्माण में कौन सा विटामिन भाग लेता है? देखिए प्रोथाम्बिन का जो निर्माण होता है ना, क्या ऑप्शन दिया आपका? यकृत में विटामिन सी, प्लीहा में विटामिन के, यकृत में विटामिन के, अग्नाशय में विटामिन के। यहां भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए जो प्रोथाम्बिन क्या है, प्रोथाम्बिन क्या है? प्रोथाम्बिन रुधिर की एक प्रोटीन है। प्रोथाम्बिन रुधिर की एक प्रोटीन है जो रुधिर का थक्का जमाती है। जैसे आपका ब्लड जब बाहर निकलता है ना, तो उसका थक्का कौन बनाएगा? प्रोथाम्बिन बनाएगा। तो यहां पर देखिए जो प्रोथाम्बिन प्रोटीन है वो बनती कहां है? बनती है लीवर में। कहां बनती है? लीवर में। और इसमें कौन आता है, सहायक करता है? विटामिन के। क्या करता है? विटामिन के। तो यहां क्या होगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन सी होगा। तो जो प्रोथाम्बिन प्रोटीन है यकृत में बनती है और इसके निर्माण में सहायता कौन करेगा? तो इसके निर्माण में सहायता आपका विटामिन के करेगा। क्लियर? चलो, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मतलब पूछ रहा है कि शरीर के सभी अंगों में जो ऑक्सीजन सप्लाई मतलब ऑक्सीजन मिलती है उसमें सबसे ज्यादा किस अंग को इसकी जरूरत होती है? हृदय को, फेफड़े को, मस्तिष्क को या यकृत को? अब देखिए हृदय को O2, क्या हृदय तो O2 को भेजता है यार। हृदय क्या करता है? हृदय O2 को भेजता है। कहां? पूरे शरीर में। फेफड़े को, तो फेफड़े से तो O2 आके चली जाती है कहां? शरीर में। किसको चाहिए? आपके मस्तिष्क चाहिए। किसको चाहिए? मस्तिष्क को। यानी जो आपकी मस्तिष्क में मेनिंजेस कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? रुधिर को, सॉरी, मेनिंजेस कोशिका। ये क्या है? मेनिंजेस झिल्ली होती है। क्या है ये मेनिंजेस? मेनिंजेस एक झिल्ली होती है। ठीक है, ये क्या करती है? ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है किसको चाहिए? मस्तिष्क चाहिए। किसको चाहिए? मस्तिष्क को। हमारे मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मस्तिष्क को चाहिए। क्लियर? चलिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? अब देखिए सोडियम, सल्फर, पोटेशियम या आयरन। सोडियम, पोटेशियम, सल्फर या आयरन। तो हृदय की जो धड़कन होती है उसको नियंत्रित करने के लिए देखिए, सॉरी, अब देखिए यहां जो हृदय है ना, यहां पे इसका क्या है? आपका एक पंप लगी है। यहां पे पंप होती है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? हृदय क्या है? एक पंपिंग स्टेशन है। हृदय है क्या? एक पंपिंग स्टेशन होता है। तो जो इसमें पंप लगी थी, कौन सी पंप होती है वो? उन्हें हम सोडियम या पोटेशियम पंप कहते हैं। तो यहां पे जो क्या करता है? धड़कन की नियंत्रित कौन करेगा? सोडियम नियंत्रित करेगा। कौन करेगा? सोडियम नियंत्रित करेगा। ठीक है, हृदय की धड़कन को सोडियम नियंत्रित करेगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त रुधिर, यहां ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में से किसमें अतिरिक्त रुधिर का भंडार होता है जहां से कमी होने पर रक्त का मोचन मतलब क्या? मतलब ट्रांसफर होता है। कह रहा है यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में या लसिका में। मतलब कह रहा है कि मानव में कौन सा ऐसा अंग है जिसमें रुधिर का भंडार होता है और आवश्यकता पड़ने पर वह रुधिर शरीर को सप्लाई किया जाता है। तो ऐसा जो अंग है आपका कौन सा है? प्लीहा है। कौन सा है? प्लीहा है। क्यों प्लीहा है? प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रुधिर का ब्लड बैंक, सॉरी, शरीर का बैंक कहते हैं। कौन सा बैंक? ब्लड बैंक कहते हैं। यह प्लीहा क्या करती है? यह प्लीहा जो आपकी पुरानी आरबीसी हो जाती हैं, जब उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तो 120 दिन के बाद ये जो आरबीसी कणिकाएं होती हैं क्या करती हैं? प्लीहा उसको क्या करती है? प्लीहा उसको नष्ट कर देती है। क्या करती है? उसको नष्ट कर देती है। तो प्लीहा में ही रुधिर का भंडार होता है।
प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, मतलब प्रमस्तिष्क क्या सेरिब्रम है, तो इसका जो गोलार्ध है कह रहा है प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है, घ्राण ज्ञान, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, श्वसन दर का नियंत्रण या चिंतन केंद्र। अब देखिए जो आपका मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क यानी जो प्रमस्तिष्क क्या है, जो आपका माथा दिख रहा है, ये माथा क्या है आपका, यही माथा आपका सेरिब्रम है यानी प्रमस्तिष्क है। तो हम जो भी सोचने समझने का जो कार्य करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, जो कुछ याद करके हम सेव करते हैं, वो कहां होता है आपके प्रमस्तिष्क में। तो यहां पे क्या दिया है, चिंतन केंद्र है, क्या है आपका चिंतन केंद्र है। अब जो घ्राण ज्ञान है, जो सूंघना है, मतलब जो स्मेलिंग है, वो कहां से होती है, मध्य मस्तिष्क से। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, पश्चिम मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है मेड्यूला, और आपका जो श्वसन दर का है, यानी जो अनैच्छिक क्रिया है और श्वसन दर, इन दोनों कंट्रोल कौन करता है आपका, पीछे यहां पे होता है मस्तिष्क में आपका मेड्यूला। और जो घ्राण ज्ञान है यहाँ पे कान के अंदर, यहाँ पे बीच में होता है कौन सा, मध्य मस्तिष्क। और जो आपका चिंतन केंद्र कहां से होता है, प्रमस्तिष्क की। तो यानी चिंतन का, बुद्धिमत्ता का, निर्णयन का, ये सब जो क्षमता होती है कहां होती है, चिंतन का, ये सॉरी कहां होती है, प्रमस्तिष्क में होती है। ठीक है।